नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं झुंझुनू में और झुंझुनू में अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन और आदर्श नगर विधानसभा के विधायक रफीक खान आज झुंझुनू दौरे पे आए हैं। ये उनसे जानते हैं किस तरह से वो अल्पसंख्यक आयोग के साथ जुड़ने के बाद अल्पसंख्यक की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं और किस तरह से वो झुंझुनू आने का जो उनका प्लान है वो क्या योजनाएं लेकर। जी सर, आपका स्वागत है झुंझुनू में। मैं आज जयपुर से 2 दिन के दौरे पे निकला था और पहले चूरू, फिर बीकानेर और फिर झुंझुनू। आज का दिन झुंझुनू के लिए था और झुंझुनू में हमने माइनॉरिटी कमीशन की मीटिंग करी। बहुत अरसे से यहाँ माइनॉरिटी कमीशन की कोई मीटिंग नहीं हुई। 15 सूत्री कार्यक्रम को लेके विस्तृत चर्चा की गई और डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे माइनॉरिटी कमीशन का जो उद्देश्य है वो किसी भी प्रकार का माइनॉरिटी के साथ में या मेजॉरिटी के साथ में कोई एक्सटॉर्शन नहीं हो, इस पे वर्किंग करने का काम है और क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं। 15 सूत्री कार्यक्रम केंद्र सरकार की एक पुरानी योजना है। 15 सूत्री कार्यक्रम का क्या इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन और फिर उसके अलावा हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक स्कीम अभी निकाली हुई है। उस स्कीम के बारे में लोगों को जानकारी दी, अवेयरनेस का प्रोग्राम किया और सभी क्षेत्र के सभी जो 15 सूत्री कार्यक्रम के जो 15 सूत्र हैं उनके ऊपर एम्फेसाइज करते हुए उनको ये कहा गया कि सभी को ढंग से प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए ताकि आम आदमी को उसका फ़ायदा, उन योजनाओं का फ़ायदा मिल सके। आजकल के माहौल में जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग जो डिस्क्रिमिनेशन की राजनीति कर रहे हैं, भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में खाई डालने की राजनीति कर रहे हैं, तो माइनॉरिटी कमीशन का ये सोच है, मेरी ये सोच है और मेरी ये कोशिश है कि हम इस खाई को पाटने का काम करें। देश में कैसे एकता और अखंडता रहे, इस पे काम करें और जो समाज का जो वंचित वर्ग है, जिसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो, चाहे मसला पंचायत राज का हो, चाहे महिला बाल विकास का हो, चाहे समाज कल्याण का हो, जितनी भी योजनाएं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जिन डिपार्टमेंट से सरकार की 15 सूत्री प्रोग्राम के अंतर्गत दी जा रही है, उसका फ़ायदा आम आदमी को, आवाम को मिल सके। सब्जेक्ट का मसला है, मैं यहाँ आया तो बहुत सारे लोगों ने उर्दू की बात की, जो उर्दू की पोस्टें कम हो रही है, उनके बारे में डिटेल डिस्कशन हुआ। एक फ़र्क जो पिछले कुछ सालों से चल रहा था, मैंने पीछे सवाल लगाया था असेंबली में उर्दू लैंग्वेज को लेकर के, तो ऐच्छिक सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं और उन्होंने ऐच्छिक सब्जेक्ट को बोलते हुए उर्दू की कुछ पोस्टें, उर्दू के कुछ पद, जब से स्टाफिंग पैटर्न लागू हुआ उससे कुछ पद रिक्त हुए। मैंने असेंबली में भी क्वेश्चन रेज किया और ये सुनिश्चित किया कि जिस भी स्कूल में 20 या 20 से अधिक बच्चे होंगे और वो उर्दू पढ़ना चाहेंगे तो उनको, उनके लिए एक पद सृजित कर दिया जाएगा। और जो लैंग्वेज का मसला था, लैंग्वेज मतलब मीडियम, माध्यम का मसला था, उसको भी काफ़ी हद तक दूर किया और ये कोशिश की गई कि जो स्कूलें उर्दू माध्यम की थी वो उर्दू माध्यम की रहे और उनके अंदर वैसे ही पद सर्जित रहे। सर, जैसे कि उर्दू की अगर बात चले तो यहाँ अभी मंडावा विधानसभा में हेतम सर में कॉलेज और एक अलसी सर ब्लॉक में कॉलेज, सरकारी कॉलेज शुरू हुआ है, तो उसमें हेतम सर में सर उर्दू का विषय लागू किया गया, लेकिन अलसी सर ब्लॉक जो माइनॉरिटी का एक गढ़ है सर, वहाँ पे उर्दू विषय है वो सर अभी तक शुरू नहीं किया। 7 विषयों को वहाँ स्वीकृति मिली है, जिसमें उर्दू साहित्य जो है और लड़कियों के लिए कॉलेज है, उसमें लड़कियां काफ़ी पढ़ने वाली है सर। कब खुला ये कॉलेज? ये सर अभी इसी सेशन में शुरू हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको मैं एक बात बता दूं कि अभी जब मैं आज बात कर रहा था
तो कुछ लोगों ने मेरे को कहा कि साहब महात्मा गांधी स्कूल यहाँ खुले और यहाँ नहीं खुले। तो जो खुले हैं वो सरकार का एक सार्थक प्रयास है और एक डेवलपमेंट की ओर है कि आज तक किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की इतने सालों में कि एजुकेशन सिस्टम को बदले। और आज की जो आवाज़ उठती है, हर आदमी, आवाम, छोटे से छोटा आदमी भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहता है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पिछले जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी 2 साल पहले, तो उन्होंने 150 स्कूलों से इसकी शुरुआत की। और आज मुझे खुशी है ये बताते हुए आपको कि अब ये स्कूलों की संख्या हज़ारों में जा रही है। और जितनी लोकप्रियता इस स्कूल की बन रही है, ये इस बात का द्योतक है कि जो स्कीम मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की है वो स्कीम हिट नहीं, सुपर हिट है और आवाम के अंदर उसका विश्वास जगा है। वरना सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए लाइनें नहीं लगानी पड़ती थी। आज मेरे यहाँ महात्मा गांधी स्कूल है आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में, 60 बच्चे लेते हैं तो 2500 से 4000 तक फार्म जाते हैं, 2500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आते हैं और 60 बच्चों की एप्लीकेशन के लिए बहुत लंबी लाइन होती है। तो ऐसा समय सरकारी स्कूलों के लिए कभी नहीं रहा। तो एक अच्छी शुरुआत है। जब कोई नई स्कीम लॉन्च करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंटेशन में थोड़े बहुत डिफरेंसेस आते हैं। जब कॉलेज खोली गई होगी तो नामांकन का अंदाज़ा नहीं होगा कि कितने % मुस्लिम नामांकन होंगे और कितने % नहीं होंगे। हमने ये फैसला कर लिया है सरकार के लेवल पे कि 20 या 20 से अधिक बच्चे होंगे और उनका अगर कॉलेज से या स्कूल से प्रस्ताव आएगा तो हम वहाँ नया पद सर्जित करेंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे उर्दू माध्यम की बात है, लैंग्वेज की बात है, हम सब्जेक्ट क्लियर कर देते हैं लेकिन पढ़ने वाले भी नहीं होते। तो ऐसे कोई एरियाज़ हैं जिनमें रिप्रेजेंटेशन की कमी है या जिसमें पोस्ट सर्जित नहीं है, तो जैसे ही हमारे संज्ञान में आएंगे उसको पूरा किया जाएगा। ये मेरी नॉलेज में आई है बात। प्रपोज़ल मैंने यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग बाग थे और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी थे, उनको कह दिया गया कि इसका प्रस्ताव बना के भेजें तो जल्द से जल्द उसका वो सर्जित किया जाएगा। लेकिन उसमें पढ़ने वालों की संख्या पे बहुत कुछ डिपेंड करता है और वो ये लिख के दें कि हम वाकई उर्दू सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़रूर किया जाएगा। सर, आपको कम ही वक्त हुआ है, अभी अल्पसंख्यक आयोग के आपके अध्यक्ष बने हैं, इसमें क्या कमियां नज़र आ रही हैं सर? आप देखिए, मैं अगर सही मायने में बात करूं तो आयोग का काम मुझे लगता नहीं कि पिछले 7-8 सालों में कोई सुचारू रूप से हुआ। न कोई बैठकें प्रॉपर हुई और न कोई मीटिंग के अंदर इस तरह के सवाल जवाब हुए कि इनका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से किया जाए। रिव्यू मीटिंग ज़रूर कुछ पिछले सालों में हुई और मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि जब से मेरे को चार्ज मिला, मैंने जितनी भी पेंडेंसी थी वो सब पेंडेंसी हमारे लेवल से निपटा दी। डिसीज़न होना एक अलग बात है, लेकिन हमने संज्ञान में लेके हर इश्यूज़ को कार्रवाई में ले लिया। और जितने भी इश्यूज़ आज जन सुनवाई के दौरान मुझे मिले वो सब इश्यूज़ को हमने मीटिंग में, मैं जिस भी ज़िले में जाता हूँ तो पहले एक जन सुनवाई का समय रखते हैं ताकि लोकल जन सुनवाई हो और लोकल आदमी के कोई भी इश्यूज़ हों तो वो मीटिंग में अधिकारियों के सामने रखे जा सकें। ऐसा नहीं हो कि हम मीटिंग पहले कर लें और जन सुनवाई बाद में करें तो पता लगे कि ये इश्यूज़ तो रह गए। तो इसलिए हम जन सुनवाई पहले करते हैं और जन सुनवाई करने के बाद में उसमें जो भी इशू रेज होते हैं उनका डिसीजन कमेटी के अंदर, मीटिंग के अंदर कर लिया जाता है। एक दो चीज़ों की और कमी, जैसे कुछ अधिकारियों में भी अवेयरनेस की कमी लगी, स्पेशली यहाँ झुंझुनू के अंदर, तो उनको भी बहुत सख्त निर्देश दिए गए कि आप लोग जो भी आपका काम है इस 15 सूत्री प्रोग्राम को लेकर के, उसका इम्प्लीमेंटेशन सड़कों पे, घरों में, एरिया में नज़र आना चाहिए कि हम उसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। चाहे वो रेशो मेंटेन करना हो स्टूडेंट की टर्म्स में, चाहे वो रेशो मेंटेन करना हो अध्यापकों की टर्म्स में, चाहे वो रेशो मेंटेन करना हो हमें किसी लोन के उसमें, चाहे वो रेशो मेंटेन करना हो हमें किसी शिक्षा लोन में या बिजनेस लोन में,
या किसी भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, तो ये सुनिश्चित किया गया कि जिन भी इलाकों में अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाएं, लोगों को स्कीम्स के बारे में बताया जाए। एक स्कीम मैं सब जगह बहुत मुखर रूप से बता रहा हूं, आपको भी बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी स्कीम लॉन्च की हुई है, जो पिछले साल उसको 2-3 बार उसमें अमेंडमेंट किए और दिसंबर में उसको फाइनल किया। उसमें अगर किसी भी गरीब का बच्चा अगर किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में, दुनिया की 150 श्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ में उसका एडमिशन अगर हो जाता है, तो उसको राज्य सरकार की तरफ से उसकी ट्यूशन फीस, जो कि करीब 20 से 30-40 लाख रुपए सालाना होती है, वो पूरी की पूरी राजस्थान सरकार बियर करेगी। उसके अलावा भी जो 8 लाख से कम इनकम ग्रुप के लोग बाग हैं, उनको 12 लाख रुपए उनके बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस पर ईयर देगी। तो मतलब करोड़ों रुपए बच्चों की एजुकेशन के नाम पे सरकार खर्च करने के लिए तैयार है। और 8 लाख से अगर ऊपर का इनकम का ग्रुप है और 8 लाख वाले 200 स्टूडेंट्स का कैप है, हर साल हम 200 स्टूडेंट्स को ऐसी स्कॉलरशिप देंगे। अगर 8 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, 8 लाख से इनकम ग्रुप की ज़्यादा इनकम ग्रुप है, तो 8 से 25 लाख वालों को बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस पे 50% पैसा मिलेगा, जो कि उसकी मैक्सिमम कैपिंग 10 लाख रुपए होगी। फिर भी अगर 200 स्टूडेंट पूरे नहीं होंगे तो उसको 25 लाख से ऊपर वालों को भी दिया जाएगा। और चूंकि स्कीम इम्प्लीमेंटेशन अभी हुई है, पहला ईयर है, तो इसमें अभी सारे ऑप्शन खुले थे, सभी इनकम ग्रुप को इसमें फ़ायदा मिल रहा है। विशेष तौर पे ये गरीब आदमी के लिए बनाई गई है कि पहली प्रायोरिटी 8 लाख से नीचे इनकम ग्रुप वालों को दी जाएगी। 8 लाख से नीचे गरीबी रेखा में रहने वाले बच्चे ने और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि कोई ऐसी स्कीम भी आएगी जिसमें राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए तक उनकी एजुकेशन के लिए खर्च कर सकती है। वो काम भी हम कर रहे हैं। उस स्कीम के बारे में भी आज चर्चा की गई, विस्तृत ब्यौरा दिया गया, और मुझे खुशी है कि बहुत जल्दी इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। स्टूडेंट्स आ रहे हैं और फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। इसके बारे में भी मैंने पूरा ब्यौरा डिटेल पूरे अधिकारियों को बताया। सर, आप झुंझुनू जो है वीरों और शहीदों की भूमि है, इसके लिए कोई स्पेशल आपका प्रोग्राम प्लान क्या है सर? मेरे से ज़्यादा कौन जान सकता है जिसकी मातृभूमि झुंझुनू रही हो। मेरी पैदाइश तो जयपुर की है, लेकिन मेरे वालिद यहाँ झुंझुनू से रहे हैं, मेरे दादा यहाँ झुंझुनू से रहे हैं, हमारा पुश्तैनी मकान है। तो इसमें कोई दौराए नहीं कि मैं ये कह दूं कि झुंझुनू जैसा वीर तो पूरी दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। जब भी कभी फ़ौज का नाम आता है और राजस्थान की बात आती है, तो फ़ौज के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन और सबसे बड़ा सहयोग और सबसे बड़ी वीरता का मामला अगर राजस्थान में कहीं से आता है तो झुंझुनू से आता है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार ने इन जांबाजों के परिवारों के साथ भी बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। जो लोग फौज की नौकरी को लेकर के आश्वस्त थे, जिनके परिवार हमेशा फौज में रहे, अग्निवीर नाम की एक ऐसी पॉलिसी लेके आए जिससे जो आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी का पूरा समय ये सोच के गुजार दिया कि मेरे को फौज में भर्ती होना है, उनको 4 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी देने की बात की गई है, जो न केवल आर्मी के लिए बल्कि पूरी देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं कि जितने भी आदमी जिनकी प्रायोरिटी ये थी कि हम फौज में जाएं, वो फौज में जाने की जगह आज दूसरे ऑप्शन ढूंढने लग गए। यहाँ बहुत सारे आदमी बैठे हैं। एक बात आप सबको समझनी चाहिए कि अपन हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद में, स्कूलिंग के बाद कॉलेज जाते हैं। कोई डिग्री कोर्स 3 साल का होता है, कोई डिग्री कोर्स 4 साल का होता है। 3 साल के डिग्री कोर्स में 36 महीने होते हैं, 4 साल वाले में 48 महीने होते हैं। क्या ये 36 महीने और 48 महीने का कोर्स 9 महीने और 12 महीने में किया जा सकता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो 2 साल की ट्रेनिंग 6 महीने में कैसे की जा सकती है आर्मी की? इम्पॉसिबल है।
जो फौज की नौकरी है उसकी ट्रेनिंग 2 साल की है, उस 2 साल की ट्रेनिंग को, 24 महीने की ट्रेनिंग को आप 6 महीने में ट्रेनिंग कैसे करा सकते हो? कैसे 6 महीने में? तो जब आदमी जाता है तो 6 महीने तक तो उसका मन उचट जाता है, बीच में भागने की कोशिश करता है, बीच में जाने की कोशिश करता है। 2 साल की ट्रेनिंग में उसमें फौज में रहने का और देश के लिए लड़ने का जज्बा पैदा होता है। आप उसमें वो जज्बात आने से पहले आप उसको ये डर लग जाता है कि मेरी तो 1.5 साल की नौकरी और बची है, मेरी 2 साल की नौकरी और बची है। जिस आदमी को अपने फ्यूचर की चिंता होगी वो कैसे देश की सेवा कर पाएगा? देश के सैनिकों के साथ में सबसे बड़ा मजाक, देश की आर्मी के साथ में सबसे बड़ा मजाक, देश की सिक्योरिटी के साथ में सबसे बड़ा मजाक किया गया। और न केवल मजाक किया गया बल्कि जितनी भी देश के अंदर एकेडमीज थी जो इनको कोर्सेज तैयार कराती थी, जो सिक्योरिटी एकेडमीज थी जो सेना के लिए जवान तैयार करती थी, उनको ये लगा बीजेपी वालों को, केंद्र से सरकार के नेताओं को, कि हमारा तो ये स्टेप गलत हो गया और शायद ये जो एकेडमीज हैं यही कुछ गड़बड़ कर रही हैं। तो ये किसी को भी नहीं मालूम है, कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। 200 एकेडमियों पे एक साथ इनकम टैक्स का छापा डाला गया। मतलब आप जबान बंद करना चाहते हो, जो आदमी बोलता है उसकी जबान बंद कर देते हो। शरद पवार जी ने बोला तो आपने इनकम टैक्स का नोटिस भेज दिया, नितिन राउत ने बोला तो आप, संजय राउत ने बोला तो आपने उनके यहाँ ईडी का नोटिस भेज दिया। आज सुबह सोनिया गांधी जी को डिटेन वहाँ बैठाया गया, यहाँ राहुल जी को डिटेन किया गया। राहुल जी ने, सोनिया गांधी ने कोई बिजनेस नहीं किया, कोई व्यापार नहीं किया। ईडी का इन्वॉल्वमेंट व्यापार के लिए, बिजनेस की एंट्रीज के लिए आता है। बिजनेस करने वालों पे कुठाराघात हो सकता है, उसकी बाउंडेशन के लिए, उसकी रोकथाम के लिए ईडी का गठन किया गया था। ये उसका मिसयूज, सरकारी मशीनरीज का मिसयूज कर रहे हैं। व्यापार किया है अमित शाह के लड़के ने, डंके की चोट पे 44,000 करोड़ रुपए के राइट खरीदा आईपीएल के। आप ही लोगों के मीडिया ने छापा और चलाया कि साहब आईपीएल के राइट अमित शाह के लड़के जयेश शाह ने खरीदे। अरे उधर डालो ना 44,000 करोड़ पे ईडी का नोटिस। भाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कोई बिजनेस थोड़ी किया है, उन्होंने कोई व्यापार नहीं किया। पॉलिटिकल बदला लेना चाहते हो, लेकिन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके मत लो, नहीं तो ये जनता कभी बख्शेगी नहीं। जनता जवाब देगी आने वाले इलेक्शनों में। जैसे पुलिस विभाग में या सरकारी विभाग में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भी कोई भेदभाव होते हैं, इसके लिए सर आप क्या करेंगे या किस तरह इसकी रोक लगेगी? देखिए, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है और राजनीति चलती आई है, तो चाहे दलितों का मसला हो, चाहे माइनॉरिटी का मसला हो, जिस भी जगह भेदभाव की बात आई, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उसका विरोध किया और हमेशा पीड़ित के पक्ष में उतरी, चाहे पीड़ित किसी भी कम्युनिटी का हो। आज जो सदन के अंदर दलित इतने नेता हैं और इतने एमएलए एमपी बन के चुन के आते हैं, रिजर्वेशन से नौकरियां मिलती है, कांग्रेस पार्टी ने वो कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया जिससे आम आदमी को फ़ायदा मिल सके, समाज के हर पीड़ित वर्ग को फ़ायदा मिल सके। और माइनॉरिटी कमीशन का भी यही काम है कि अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो उस शिकायत पे वर्किंग की जा सके, उस शिकायत पे बात की जा सके, अधिकारियों को तलब किया जा सके, अधिकारियों को आगाह किया जा सके। एक्सटॉर्शन और डिस्क्रिमिनेशन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये मेरे साथ अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष रफ़ीक खान आदर्श नगर विधानसभा से विधायक भी हैं, और इनकी जो सारी चर्चाएं जनमानस शेखावाटी के साथ हुई उन सब को आप देख रहे हैं। और मैं कैमरामैन शब्बीर के साथ अंसार मुस्तफा, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।